अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। तजारत, तालीम, इलाज और पनाह सब पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन हमारा हमसाया इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान आजकल हिंदी अफ़गानी भाई भाई की बातें कर बड़ी बेशर्मी से इसका मुज़ाहरा भी किया जा रहा है। नाज़िर, तारीख गवाह है कि 78 ईयर्स में पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी हुकूमतों ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए, अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। हम अगर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर लें तो बड़े नेक जज्बात यहाँ पर पाए जाते हैं अफ़गान कौम के लिए, लेकिन ऑन द अदर साइड वहाँ पर कोई भी रजीम पावर में हो, पाकिस्तान मुखालिफ जो चीज़ें हैं वहाँ से वही सामने आती हैं। कभी भी खैर की खबर हमें अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान के बारे में नहीं मिली। इन्हीं चीज़ों का इजहार आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी एक अहम इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने क्या कहा, पहले आप। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जो ज़रूरी था। ये जो सीज़ फायर अफगानिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर वजूद में आई है, ठोस शराइत पर ये लॉन्ग टर्म सीज़ फायर साबित हो, यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। ये आपने प्राइम मिनिस्टर को सुन लिया। आज एक अहम इजलास हुआ अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें वो इज़हार ख्याल कर रहे थे। सीज़ फायर हो चुका है, दोनों जानिब से उसमें तोसी भी कर दी गई है। कल दोहा में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन आज जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने पूरी बात की है, ये बड़ी एक अहम मीटिंग थी जिसमें आर्मी चीफ भी थे, तमाम सूबों के वज़रा आला भी थे, लेकिन एक वज़ीर आला आज के इजलास में गैर हाजिर थे। वो कौन थे? वो थे जनाब हाल ही में जो नो मुंतखब हुए हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब अफरीदी साहब। वो आज की इजलास में शिरकत नहीं कर पाए। उन्हें शिरकत ना करने की रीज़न क्या बताई है ये आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने आज एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, मैं आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माज़रत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बानी PTI को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक मैं बानी PTI से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे के अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। साथ ही उन्होंने वफाकी हुकूमत से ये भी तवक्को का इज़हार किया कि वो फौरी तौर पर उनकी बानी PTI से मुलाकात जो है उसको अरेंज करवाएंगे, मुलाकात के लिए जो मामला हैं उनको बेहतर करेंगे, और साथ साथ जो कानूनी ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन वज़ीर आला जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं उनके पास मौजूद हैं सोहेल साहब, उन्होंने कहा जी वो तमाम फोरम्स भी उनकी जो पार्टी है और वो उनको भी जाकर वहाँ पर भी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि मुलाकात कब होती है, लेकिन मैंडेट की बात कर रहे हैं तो मैंडेट तो वहाँ पे क़याम अमन के लिए दिया है, लोगों ने तामीर और तरक्की के लिए दिया है। बिलाशुबा अपनी पॉलिटिक्स करें, उन सारे मामलात को लेकर आगे बढ़ें, लेकिन जो कहने के कौमी मामलात हैं और फ्रंट लाइन सूबा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम, वहाँ पर वज़ीर आला जो है उनकी अदम शिरकत कई सवालात इस पर उठाती है। आज इस पर वफाकी जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी कुछ तबसरा किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से, जिसमें बड़े बरवक्त फैसले किए गए और पिछले फैसलों के ऊपर एक फॉलो अप लिया गया। मगर वज़रा आला में से सिर्फ सोहेल अफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम साहब ने की। जब सूबे की सिक्योरिटी की बात आती है, सूबे के अंदर अमन अमान की बात आती है, इसमें ये अज़हद ज़रूरी है कि वज़ीर आला अपने लोगों की हिफाजत, अपने सूबे में अमन अमान के हवाले से खुद मौजूद हों। जब सूबे की बारी आएगी और मुल्क के लिए कुछ करने की बारी आएगी तो ये वज़ीर आला हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते कि इजलास में बैठ के बातचीत की जाए। ये आपने सुन लिया जी वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, क्योंकि इजलास में बाकी वज़रा आला भी शरीक थे, आर्मी चीफ भी थे, दीगर जो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सब मौजूद थे, लेकिन क्योंकि फ्रंट लाइन सूबा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उसके वज़ीर आला की अदम शिरकत है। तो यही जिस तरह मैंने पहले अभी बात की है कि अवाम ये डेफिनेटली पूछेंगे कि मैंडेट आपको दे रखा है, तो वो सूबा जो जल रहा है, जहाँ पर आए रोज़ सिविलियन जो पॉपुलेशन है वो निशाना बन रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज आए रोज़ वहाँ पर अपनी जानें दे रही हैं, तो वहाँ पर इस किस्म की गैर संजीदगी ये क्यों हुई, और आगे चलकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी हुकूमत का जो सूबे में वहाँ मौजूद है, रवैया क्या होना चाहिए, इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। और साथ में जो आगे डायलॉग्स होने जा रहे हैं दोहा में, उससे इस बार कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है, चंद माह पहले भी आपने देखा कि अफगानिस्तान में चीनी वज़ीर ख़ारजा भी थे, इसहाक डार साहब भी थे और ये अमीर मुत्तकी साहब भी थे, इकट्ठे मिलकर वहाँ बातचीत भी हुई थी। पाकिस्तान ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अफ़गानों के सामने पहली बार नहीं कई बार रख चुके हैं, दीगर भी कई आलमी फोरम्स के पाकिस्तानी सारी बातें कर चुका है, पहले भी उनको बता चुका है। तो इस बार जो दोहा में टॉक्स होंगी उसमें क्या नया होगा, और इस बार कितने पुरुमीद पाकिस्तानियों को होना चाहिए कि इस बार जो अफ़गान वादे करेंगे क्या उनको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराता चलो। हम
हमें ज्वाइन कर रही हैं। आसमा अरबाब साहिबा रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ आलमी अमूर पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं और अपनी जमात जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। चीमा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये डायलॉग जो जिस तरह मैंने पहले कहा, माजी में भी कई बार हो चुके हैं, कई बार पाकिस्तान उनको जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात है उससे आगाह कर चुका है। इस बार कितना पुरुमीद होना चाहिए, क्योंकि जो कशीदगी जिस लेवल पे पहली बार चली गई नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन कह लें कि इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान ने मतलब बहुत बर्दाश्त किया और इस लेवल पे बिलाखिर में आना पड़ा। तो कितनी तवक्कुआत हैं कल जो डायलॉग होने जा रहे हैं शुरू, इस बार उसमें कुछ नया कुछ बेहतर हो सकता है पाकिस्तान के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को इस नहज पे, इस मौके पे चीज़ें लानी नहीं चाहिए थी कि हज़ारों लोग पाकिस्तान में शहीद हो जाएं और हम इस चीज़ पे रहें कि जी ये हमारे भाई हैं और हमने इनके लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे, हमने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, हमने अपने कवानीन के अंदर नरमी की और इनको स्पेस दे के रखी। और आज जब पाकिस्तान के अफवाज शहीद हुए हैं, अवाम शहीद हुए हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये अमेरिका को तो गारंटी देते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी अमेरिका के खिलाफ और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ। ये भारत को भी गारंटी देते हैं कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये पाकिस्तान को गारंटी क्यों नहीं देते? ये एक बड़ा सेंट्रल सवाल है। पूरी दुनिया को कहते हैं कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो फिर ये ले दे करते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हम कर नहीं सकते, और मीडिया के सामने आके कुछ और कहते हैं और बंद कमरे में जो है वो और कमिटमेंट्स करते हैं। और लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ उम्मीद करना अफगान तालिबान से, मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान ने तमाम रास्ते अडॉप्ट किए हैं। हमने इंटेलिजेंस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, खुद भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने भी अप्रोच किया। फिर इससे बढ़ के हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक को इंगेज किया, चाइना को इंगेज किया, मल्टीलैटरल फोरम्स में जाके बात की। अभी एक हाल ही में एक क्वाड्रे पार्टी मीटिंग हुई है जहां पे रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान थे, वहां पे भी हमने एक ही बात हुई। और सारी दुनिया अफगानिस्तान को एक ही बात कह रही है कि आपके मुल्क के अंदर अलकायदा मौजूद है, टीटीपी मौजूद है, दाइश मौजूद है और ये आपकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बड़ी जो लेजिटिमेट किस्म की चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, इनको अगर अफगान तालिबान आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के भी शॉर्ट चला रहे थे, आप वो कह रहे हैं कि अगर ये टाइम बाय कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी थोड़ा वक्त अब निकल जाए, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मूड है। पाकिस्तान की आवाम जो है, हम इस चीज़ पे बिल्कुल ये सुनने को तैयार नहीं। और उसकी वजह क्या है? देखें, 2014 में हमारे चाइनीज दोस्त भाई आए, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई, उनको भी बहुत सारी दहशतगर्द जमातों ने जो है वो हिट किया। अब हम देखते हैं कि अब हमारे सऊदी अरब से और अमेरिका से दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान में अगेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि क्या इसी तरह ये दहशतगर्द तंजीमें हिट करती रहें? अफगानिस्तान क्या इसी तरह इस्तेमाल होता रहेगा और जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आएगा उनको इसी तरह ये दहशतगर्द तंजीमों से हिट करवाएंगे? यहाँ पे हमने तो 20-25 साल दुनिया के और इस खित्ते के अमन के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। जब दुनिया के खित्ते के ममालिक अच्छी भली ग्रोथ रेट कर रहे हैं, हम क्यों इस मुश्किल में फंसे हुए हैं? क्योंकि हम उस वक्त ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क थे, इनको एलिमिनेट कर रहे थे। तो आज अफगानिस्तान अगर दोहा में जाके कमिटमेंट्स दे के आता है, तो मैं समझता हूं उनको पाकिस्तान का जो डेलीगेशन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद कल दोहा में को मुलाकात होगी, उनको 100% कमिटमेंट देनी है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। आपने टीटीपी का क्या करना है, आपका उनके साथ आइडियोलॉजिकल क्या कमिटमेंट है, आप किस तरह का मुल्क चाहते हैं, आपकी सियासी और मजहबी सोच क्या है, ये अफगानिस्तान की धरती के अंदर जितना मर्जी इंप्लीमेंट करें, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप अपनी नजरियात को दूसरे मुल्कों में थोपेंगे और दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो जाके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान इसकी कोई इजाजत नहीं देगा। ठीक है, मतलब ये मैसेज जो है बिल्कुल अच्छी, मतलब वाज़े तौर पे हमने देखा कि हर लेवल पे दे दिया गया है और दुनिया ने भी चैलेंज को देख लिया। लेकिन ऑन द अदर साइड सीज फायर है और उसमें तोसी भी कर दी गई है। लेकिन आज भी कुछ इतलात हैं कि तश्कीलें जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉसिंग और इलीगल वे से कोशिशें वो कर रही हैं। एक सुसाइड बॉम्बिंग की भी इतलात है कि वहाँ पर जो फोर्सेज हैं उनको निशाना बनाया गया है। जो अफगान वहाँ पे रजीम है वो टीटीपी के ज़रिए अपनी कह लें कि अब जो मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब, इन हालात में मतलब अब कैसे आगे बढ़ना है? आप देखें कि
वो बाज नहीं आ रहे। 78 ईयर्स इस तरह हम बात कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं हुई। हुमायूं मोहम्मद साहब, तो आगे चलकर कितनी उम्मीद रखनी चाहिए कि जो डायलॉग होंगे उनसे कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि डायलॉग्स एट द एंड ऑफ द डे अगर की जाए तो उसका मुस्बत नताइज निकल सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि डायलॉग के साथ साथ पाकिस्तान को एक और काम करना चाहिए। पाकिस्तान को ये जितने भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है थ्रू अफगानिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रही है, उसको आप लिंक कर दें। जितना भी ट्रेड पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है, चाहे वो किसी थर्ड मुल्क से भी जा रहा है, उसको रोक दें। उससे क्या कि आप किसी और मुल्क से ये ट्रेड लेकर चले जाओ, पाकिस्तान से नहीं जाओगे, ताकि उनको समझ आए कि पाकिस्तान के साथ इस तरीके से बिहेव करना ये उनके हक में बेहतर नहीं। और अगर आप सिर्फ बातें करोगे और इस किस्म के, देखिए दो चीजें होती है, या तो आप जाके डॉक्टर साहब ट्रेड वैसे आर्जी तौर पे तो इस टाइम बंद है, आप ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा मजीद बढ़ाया जाए, इसको मुस्तकिल तौर पे एक बर्डन रहा पाकिस्तान के अस्पतालों पर, पाकिस्तान के तालीमी इदारों पर, यहीं से पढ़ रहे हैं, यहीं पर आकर इलाज करवा रहे हैं, और वो ऑन द अदर साइड पाकिस्तान मुखालिफी जज्बात और पाकिस्तान मुखालिफ जो एक सोच वहां पे पाई जा रही है। देखिए मैं एक बार देखिए, दो तीन चीजें आपने देखनी होंगी। पाकिस्तान मुखालिफ वो क्यों है? पाकिस्तान मुखालिफ इस वजह से कि हमारी पास्ट की पॉलिसीज जो थी ना, वो ये याद रखे 1980s में जो हमने पॉलिसी की थी, वो हमने एक पॉलिसी की थी। 2000 में हमने उस पॉलिसी को बिल्कुल रिवर्स कर दिया था, और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त के जो लीडरशिप थी, खासतौर पे जो मुशर्रफ ने के ज़माने में जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने टोटल अमेरिका के साथ देके उनको अड्डे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, जिसकी वजह से एक जेन्युइन एक कंसर्न वहां से शो होना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, हमने उनका भी वायलेशन करते हुए उनके डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेट्स हमारे साथ थे, हमने उनको भी अमेरिका के हवाले कर दिया था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हमारी पास्ट की पॉलिसीज हमें हॉन्ट करेंगी, और जो हमने किया है वो करेंगी। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, इसको आप लिंक कर दें इन चीजों के साथ, और आप उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करें, ताकि उनको भी ये पिंच हो। अगर हम लोग उनको ये चीजें, अभी हमने आर्जी तौर पे रोकी हुई है, अच्छी बात है, इसको आप उसको परमानेंटली वो करा दे कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम इसको परमानेंटली करेंगे। और इन सारी चीजों को आप लेकर जरूर उनके साथ जब बातचीत करें। और मैं एक और बात बता देता हूँ, देखिए बहुत दफा ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इस वक्त जो एक और चीज जो मतलब इस वक्त जिसके बारे में बातचीत हो रही है, कितना सच है कितना झूठ है, वो ये है कि अमेरिका कहता है कि मुझे बगराम बेस चाहिए। अच्छा, अमेरिका ने जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उसने ये दो बातें एक दो दफा की है, बीबीसी को भी इंटरव्यू में करते हुए कहा जब वो लंदन में थे, और उन्होंने वजह भी बताई थी क्यों की थी। अब उसके बाद फिर कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि जैसे पाकिस्तान में भी उनको सपोर्ट करे या मे भी ना करे, आई डोंट नो, क्योंकि हमें अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या पॉलिसी है। तो ये सारी लेकिन मॉस्को फॉर्मेट जो है उसमें तो इसकी वजाहत आ गई ना, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने डिनाई किया कि अमेरिकन प्रेजेंस बगराम में किसी किस्म की सूरत हाल नहीं होगी। और साथ में अफगानिस्तान के हवाले से मगरिब को ये हमसे रहा कि हम डबल गेम करते रहे हैं, अफगानों को ये रहा कि हम यूज हो गए उनके खिलाफ। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान कह लें कि मुश्किल हालत में ही रहा है अफगानिस्तान से रिलेटेड जो मामला हैं। आसमा साहिबा, एक ऐसे टाइम में जब अफगान वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भारत के दौरा पर हैं, वहाँ पर जाकर मेल जोल मुलाकातें और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेड और इस तरह की बहुत सारी बातें कर रहे थे, और एक ऐसे टाइम में पाकिस्तान का और वहाँ पे कशीदगी का पैदा होना, तो इसको इतना सिंपली तो नहीं देखेंगे हम कि एक ऐसा मुल्क जिससे हाल ही में हम जिसके खिलाफ हमने एक जंग जीती है, वो जंग की हजीमत दुनिया के सामने है, किस तरह वो अभी तक मुँह छुपाता फिर रहा है, और दूसरे फ्रंट से मिलकर उसने पाकिस्तान को मुश्किल में डालने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता इट्स कोई रेगुलर सिचुएशन है, या जो पहले माजी में हमारी इनके साथ जो सिचुएशंस आती रहती थी, इस दफ़ा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और काफ़ी
प्लान्ड सिचुएशन है हिंदुस्तान की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से, और इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान ने आपसे जंग हारी उसके बाद ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इनकी शुरू हो गई। ये 2 pronged स्ट्रैटेजी, यानी आपको दोनों बॉर्डर्स पे इंगेज करना, और फिर इनके जो वज़ीर साहब गए, ये दिस वाज अ प्लान स्ट्रैटेजी, वहाँ जाकर ये बैठे और यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान पर जो अटैक्स किए, तो ये तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये एक सोची समझी मंसूबा बंदी है, साजिश भी नहीं है, मंसूबा बंदी है। और पाकिस्तान ने जिस तरह, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जिस तरह इसका जवाब दिया, हम सारी कौम उनको सलूट करती है। और मेरे ख्याल में अभी काफ़ी हो गया है, 40-50 साल हो गए हैं कि हम इनको पाल रहे हैं भाई बहनों की तरह। हम तो इस चीज़ में बड़े हो गए हैं, हमारा सूबा जल के तबाह बर्बाद हो गया है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, कारोबार यहाँ पर ख़त्म है। मेरे ख्याल में कि मरकज़ को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और जो रेलेवेंट इदारे हैं इनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि इधर किस किस्म की हुकूमत आती है केपी में और बलूचिस्तान में, और वो फिर किस तरह डिलीवर करती है अवाम की, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों अवाम है। वो करोड़ों अवाम जो है ना, वो सारे एक पार्टी से मुंसलिक नहीं होते हैं। जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अमन चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं। वो हर एक जो होता है ना, वो लीडरों के नारे नहीं लगाता। हर एक इतना गैर जिम्मेवार नहीं होता कि इतनी सेंसिटिव मीटिंग हो और उसमें आप अपने सूबे की रिप्रेजेंटेशन ना करें। तो सूबे का लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, उसका जिम्मेवार कौन है? 2018 में एक रिग्ड इलेक्शन था, इस वक्त भी जो इलेक्शन था पार्टली रिग्ड, क्या इसको बोले, हर किसी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सूबे के अवाम को इस तरह सज़ा दें। यहाँ के अवाम जो है, जो पाकिस्तानी हैं, यहाँ के जो हमारे कबाइली इलाके अभी ज़म हो चुके हैं हमारे साथ, वो सारे इस आग में जल रहे हैं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी है अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिस्ट है इस वक्त, वो तो सिर्फ मतलब जो इनके माबैद जो मतलब कितना पैसे की डील है, कितना डील वो असलहा की है इंडिया के साथ, लेकिन जो पॉकेट्स इधर पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए जिनका उनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई पॉकेट ऐसा नहीं होना नजर आता है वहाँ पे, ना कोई कह रहे कि उनकी इकोनॉमी है उस तरह से टोटली पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, सारी ट्रेड सारी चीजें कोई आता है उनको अंदर करता है। मतलब ये सवाल आज पाकिस्तान में उठना चाहिए कि जब सुनने में बात आती है, सब लोगों को कहता है साबका हुकूमत ने कितने हजारों लाखों को अंदर पाकिस्तान में पनाह दी, क्यों? चलिए ये एक बड़ी लंबी डिबेट है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो पॉलिसीज है ना पाकिस्तान में, पॉलिसीज आए रोज चेंज होती रही हैं, हर 4 साल बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। हमें तो कोई तरक्की नहीं, जब अमन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी, अमन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, ये आपने देख लिया सूरत हाल जो पूरी बनी हुई है, जिस टाइम हमें ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो आपको अमन दे, जो सूबे में हमें अमन दे। ये ना ये सूबे पे मैंने बात करनी है, ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पे बात करेंगे। बड़ा संजीदा मामला है, फ्रंटलाइन सूबा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहीं के सीएम आज इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे, होना चाहिए था उनके, इस पे हम अभी आगे चल के बात करते हैं। निहाल साहब, ऐसे टाइम में जब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत, जो वहाँ पे रजीम इस टाइम बैठी हुई है, उनके पास ना कोई प्रॉपर एक इकॉनमी है, ना वहाँ पर कोई ट्रेड तजारत, ना कोई इंडस्ट्री, तो ये इजी है कि मतलब अब प्रो थोड़ा हिंदुस्तान हो जाएं, कुछ डॉलर वहाँ से ले लें और पाकिस्तान मुखालिफ ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अफगान अवाम को भी अब सोचना चाहिए कि गुज़श्ता 45 साल से वो जंग में उलझे हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। बहुत सारे लैंडलॉक मुल्क हैं जो बहुत आगे तरक्की करके चले गए, और अफ़गानिस्तान आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। ये नहीं है कि आप कोई इस्लामी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। दुनिया में एक से एक इस्लामी मुल्क है जो बहुत ही अच्छा कल्चरली आगे जा रहा है, इकोनॉमिकली बड़ा वाइब्रेंट है। और हज़रत अली करमल्लाह वजहहू का वो कॉल याद आता है, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। हमने 45 साल इनकी बड़ी मेहमान नवाजी की, इनके हस्पताल, इनकी तालीम, इनका रोज़गार हमारे से वाबस्ता रहा, इनकी इकॉनमी हमसे वाबस्ता है।
मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए अस्करी आपकी गोरिल्ला वॉरफेयर की खुसूसियत हो सकती है, मगर जो क्राफ्टमैनशिप है रियासत को चलाने के लिए वो इनके पास नहीं है। देखिए गोरिल्ला वार की जो स्ट्रेटेजी है वो समथिंग डिफरेंट है, हिट एंड रन है, मगर रियासत चलाने के लिए तालिबान के पास वो कैपेसिटी नहीं है। रियासत चलाने के लिए आपको सारे अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेके चलना होता है, वो अंदरूनी या बैरूनी। और काश ये हमसे सीख लेते कि हम एक दौर में आइसोलेट हो गए थे, माजी की हुकूमत के दौर में हमारी जो डिप्लोमेसी थी फेल हो गई थी, मगर आज ये गुज़श्ता 1.5 साल में लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं वहाँ तो रजीम में मौजूदा शरीफ साहब कितने डिफरेंसेस हैं। वहाँ पे कंधार ग्रुप एक अलग है, काबुल ग्रुप एक अलग है और दीगर कई मुतअद्दिद वहाँ पे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं और अपने अपने इलाके के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं अभी भी। देखिए बात सारी यह है कि फिर टिट फॉर टाइट का फार्मूला अगर हमारी हुकूमत ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने बनाया है तो मुनासिब है। ये हो नहीं सकता है कि हम हर रोज़ अपने कर्नल, मेजर, कैप्टन, जवान सब शहीद करवाएं। हम अपने पेशवा मस्जिद की, कौन सा इस्लाम है कि आप आके हमारे मसाजिद के इमाम साहबों को शहीद करते हैं? तो फिर हम इसको दरगुदर नहीं कर सकते। तो फिर जो आज प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप लिया है वो बड़ा क्लियर है, वो कौम की ज़बान बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की बात की उन्होंने कि पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों की सोच क्या है। होना तो ये चाहिए था कि वो हमसे सीखते। इतना बड़ा, इतनी बड़ी सपोर्ट, इतना बड़ा एहसान तो नहीं कहूँगे, इतनी बड़ी भाईचारा दुनिया की तारीख में लेटेस्ट में नहीं मिलता। 40-50 लाख लोगों को हम इज्जत से उनको सर छुपाने की जगह भी दे रहे हैं, कारोबार भी दे रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और अपना पेट कार करके आपको दे रहे हैं। दुनिया की तारीख में, जदीद तारीख में यूरोप में नहीं मिलेगा, ईस्ट जर्मन, वेस्ट जर्मन नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और उसका सिला अगर आप ये देंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो ठीक है। आप अगर टाइम भी बाई करेंगे तो डोंट बाय द टाइम। आपको टाइम बाई करने के बाद भी पाकिस्तान का जवाब वही होगा जो हालिया दिनों में हमारा जवाब हुआ है और शायद इससे ज्यादा मौसर हो। और ये एक माइंडसेट है जिसे इन्हें ठीक करना पड़ेगा। आप क्रिकेट के मैच में देख लें, आप मैच हार जाते हैं तो पाकिस्तानी शायकीन पे हमलावर हो जाते हैं। आप जगह जगह ये जो चीज है ना, ये माइंडसेट, मतलब जो इंडियन क्राउड का रवैया होता था वही अब हमें अफगानों का रवैया नजर आता है। और बल्कि भी आपने जो बात की, वजीर दिफा ने भी ये फिगर जो है उन्होंने कोट किया कि 40 से 50 लाख अफगान पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया के कई ममालिक की आबादी इतनी नहीं है जितने अफगान जो है वो पाकिस्तान ने जिनको वेलकम किया और अभी यहाँ पे पाकिस्तान में वो रह रहे हैं। ठीक है, हमने इनको रिफ्यूजी के तौर पे नहीं रखा, अपने भाई बहनों के तौर पे रखा, अपने अजीज के तौर पे रखा, अपने ब्रदर के तौर पे रखा, अपने सीने से लगा के रखा। हमने इनको चूम के रखा अपने पास, हमारे शहरों में आ गए, हर जगह आ गए, हमने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। मगर खुदारा उसका सिला क्या मिल रहा है? उसका सिला ये मिल रहा है जनाब चीमा साहब, जिस तरह भी बात उसका सिला ये मिल रहा है कि आप यहाँ पे अमेरिका की छोड़ी हुए हथियार को लेके आते हैं, हमारे अफवाज पे हमला करते हैं, हमारे क्या हम भूल जाएं हमारे जो शहीद हो रहे हैं उनकी शहादत को हम रायगा जाने दें? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम अपने शहीदों के खून के कर्जदार हैं जिन्होंने हमारे और आपके सुकून के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, हम उनको भूल नहीं सकते हैं। तो ये बात बड़ा वाज़ेह दो टोक है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी आवाम की तरफ से कि अब ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो आप देखें इंडिया कब किसका हुआ है। इंडिया अगर अमेरिका का ना हो सका तो ये अफगानियों का कहाँ होगा? इन अफगानियों को ये बात समझने की बात है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। नरेंद्र मोदी गया काबुल और उसने खड़े होकर के वहाँ देखा और देख के कहा यहाँ से कंधार के गजनी कितना दूर है? तो उसने कहा कि यहाँ से 600-700। कहता है कि फिर महमूद गजनवी यहाँ से आता था। तो उनके जहन में वो बात निकली नहीं है। वो आपको लड़वाना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। कभी हिंदुस्तान किसी का दोस्त हुआ है? ना वो चाइना का हो सका, ना पाकिस्तान का, ना नेपाल का, ना बांग्लादेश का, ना अमेरिका का। वो किसी का दोस्त नहीं है। वो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है और जिसका नाम इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो ये अगर वहां जा करके हम पे हमला आवर हो तो ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अफगानों को कुछ मिलना नहीं है, भारत से भी कुछ मिलना नहीं है, वो टाइम बिंग अपना इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ और आगे चल के कुछ उनकी आवाम को सोचना है कि इसी पत्थर के दौर में रहेंगे या आगे जाएंगे। दुनिया आगे जा रही है।
और अब उनके जो बॉर्डर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो फरमा रहे हैं कि कोई डिफाइंड बॉर्डर ही नहीं है, और वो आज तक मतलब कहने के साथ पाकिस्तान के वजूद को ही मानने को फिर तैयार नहीं, अगर पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसको नहीं वो मानने को तैयार। तो ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, और क्या ये जो पाकिस्तान की अफगान जो रजीम है, मौजूदा रजीम, इसे जो तवक्कुआत हैं जो इनसे हम चाह रहे हैं, जो उनको बारहा बता चुके हैं, ये क्यों वो पूरा करने में नाकाम है, सीरियस नज़र नहीं आ रहे, मतलब क्या उसके पीछे मसाइल नज़र आते हैं आपको? देखिए आदिल साहब, इसके पीछे हमारी हुकूमतों की जो एक सॉफ्ट पॉलिसी रही है, और हमने इनको ये एनवायरनमेंट रहा है कि हमें हर कीमत पे अफ़गानिस्तान को सपोर्ट ही करना है, इंगेज करना है, भले जो भी नुकसान हो जाए, जैसे भी सिचुएशन हो। हमने बड़ा अपने आप को बड़ा नरम पॉलिसी अफ़गानिस्तान पे रखी, और हम क्योंकि इंडिया की वजह से भी फ्रैंकली स्पीकिंग एक अंडर प्रेशर रहते थे कि इंडिया जो है वो एक होस्टाइल पावर है, हमेशा कोई ना कोई एग्रेशन करना चाहता है, पाकिस्तान को मिलिटरली इंगेज रखना चाहता है, अफवाज को इंगेज रखना चाहता है, तो हम हमेशा अफगानिस्तान को एक फ्री हैंड स्पेस दी हमने। वो एक थी। अफगान तालिबान समझते हैं कि या अफगानिस्तान के हमारे दूसरे बहन भाई समझते हैं कि नहीं, हमें कोई वीज़ा नहीं चाहिए और ये कोई मुल्क नहीं है, ये भी पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है ये बेसिकली माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और अगर हमने अभी, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं हार्ड स्टेट की, अगर हम हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं तो फिर ये इंडिया अफगानिस्तान का माइंडसेट चेंज होगा, और उस माइंडसेट में उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। ये जो बॉर्डर है, जिस बॉर्डर 2600-2700 किलोमीटर का, इस बॉर्डर को आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। ये जब तक ये पूरे का पूरा हमने उनको ये ना बताया और ये मैसेज उनकी आवाम तक नहीं जाता, तब तक हमारे लिए ये चैलेंजेस हैं। और ये जो बात है कि जी हम अटक में झंडे लगा देंगे, ये कर देंगे, ड्यूरल लाइन को नहीं मानते और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये कुछ हमारी मजबूरियां थी जिसकी वजह से हमने हर कीमत पे कहा जी इनसे अच्छा ताल्लुक रखना है, एक फ्रीडम दी, स्पेस दी, सब कुछ किया। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई, अब तालिबान पावर में है, उनके पास एक मुल्क है। तब अफगान तालिबान इस तरह कभी भी पावर में नहीं रहे। तो अब जो चीज करने की जरूरत है कि अब अफगान तालिबान को अगर इस चीज को बताया जा रहा है कि आप पावर में हैं, अब आप नॉन स्टेट एक्टर नहीं हैं, अब आप रियासत को चलाते हैं, और रियासत को चलाने की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको पूरी करनी है। और आपके यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी इस चीज को बताना है कि भाई पाकिस्तान जाना है तो वीजा लेना है, जो यहाँ पे इलीगल है उनको आपने वापस लेना है। आपकी सरजमीन जो है अगर कोई ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है तो वो नहीं होनी चाहिए। ये अफगान तालिबान को इस चीज का समझना चाहिए, क्योंकि वो माजी में तो उनको तो आदत नहीं है यहाँ पे फ्रैंकली वीजा लेके आने की या ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर रखने की। तो वो इस पुराने स्टाइल में है। ये हमने भी इसमें कोताहियां की हैं, लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है और पैगाम भी जा चुका है। ये जो आप अभी आपने बड़ी अहम बात की कि माजी में ये भी रहा कि भारत और उसकी इंगेजमेंट दोनों बॉर्डर से पाकिस्तान मुश्किलात पैदा हो सकती है, लेकिन दिस इज द टाइम कि हमने प्रूव कर दिया कि वी आर कैपेबल, हम दोनों फ्रंट से इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मतलब ये वाज़ेह मैसेज दोनों जानिब मौजूद है कि अगर आप दोनों जानिब से कुछ करना चाहेंगे तो हम इतने कैपेबल हैं कि हम दोनों जगह आपको बड़े अच्छे से जवाब दे सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली इस तो कोई मसला ही नहीं है। इंडिया को तो आपने देख लिया था, चंद घंटों की बात है। आप देखें आपके दोनों जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया को ने 6 घंटे बाद ही अमेरिकन के पास चले गए थे सीज फायर के लिए, ये कुछ घंटों के बाद अपने दोस्त ममालिक के पास चले गए हैं सीज फायर के लिए। तो कैपेबिलिटी का मसला नहीं है, कैपेबिलिटी उनको हमारी पता है। असल मसला ये था कि हम कभी ये चीज मौका लाने नहीं चाहते थे। तो हमें, मेरा ख्याल है, अफगान तालिबान को ये डिटेरेंस क्रिएट करने की जरूरत है, उनको एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर समझाने की जरूरत है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और उसमें कंटिन्यूटी की जरूरत है। और ये फिर जो आदिल साहब, ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच है। इसमें ये नहीं है कि जब वो हमारे मुल्क के अंदर देखते हैं ना कि उनके हक में लोग बोल रहे हैं, उनको स्पेस दी जा रही है या उनके नैरेटिव की बात की जा रही है, तो वो समझते हैं कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ही इतने ज्यादा इख्तिलाफ हैं कि हमें स्पेस मिलती रहेगी और हम जो करते हैं वो हम करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड फ्रंट हमें देने की जरूरत है, और जो जा चुका हुआ है तो मेरा ख्याल है तभी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और इनकी जो अप्रोच है कि पाकिस्तान में वो जब मर्जी आ सकते हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के रह सकते हैं, वो इलीगल भी रह सकते हैं, वो दहशत गर्दों को पनाह दे के उनको ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन क्रॉस करो। तो मेरा ख्याल है तभी ये चेंज होगा। यही हार्ड स्टेट इसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड आपने सारी बात कर दी, वाज़ेह मैसेज तो है दुनिया के सामने, लेकिन ये जो आज खबरें चल रही हैं
कि फ्रंट लाइन सूबा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा, और अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गान महाजरीन के हवाले से एक इजलास हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे हैं, आर्मी चीफ उसमें मौजूद हैं, तीनों सूबों के वज़राए आला उसमें मौजूद हैं, दीगर जो आला हुकाम एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो उसमें मौजूद हैं, और जो फ्रंट लाइन सूबा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा उसके CM वहाँ पर नहीं आए। इस पर मैंने जवाब लेना है। जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। अभी हम एक ब्रेक की जान पड़ते हैं। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एक अहम सूबा, फ्रंट लाइन सूबा, प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत अहम इजलास होता है, उस सूबे में ही सबसे ज़्यादा हालात इस टाइम कहने के मुतासिर हो रहे हैं, कशीदा हैं, उसी के वज़ीर आला जो हैं वो वहाँ पर शिरकत नहीं करते। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की, नौ मुंतखब जो वज़ीर आला हैं उनको मुबारकबाद दी, साथ मिलकर चलने का कहा और हर किस्म की जो सपोर्ट है वो देने का कहा। लेकिन पहला एक बड़ा इजलास होता है, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं और सूबे का वज़ीर आला वहाँ पर शिरकत नहीं करता। देखिए, मुझे एक दो बातें मैं थोड़ा सा टच अप करना चाहता हूँ। जब हम लोग अफगानिस्तान के रेफरेंस से बात करते हैं, और अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो तालिबान जो है ना, वो उनको ना एडमिनिस्ट्रेशन का पता कोई। देखिए, एक बात याद रखें, तालिबान आज से नहीं है, तालिबान 1992 से पावर में है। और उसके बाद जब 2000 में ये सारा मसला शुरू हुआ था, तो उस वक्त भी सारे लोग तालिबान से ही बात कर रहे थे। फिर अमेरिका ने जब पीस डील की तो वो तालिबान से की। तो इसमें ये कह देना कि उनको नहीं आता, वो उनका अपने मुल्क का अपना मसला है, उसमें हमें उसे क्या लेने देना। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें तो 1992 में तालिबान जब आए थे, पावर में आए थे, उन लोगों ने 1996 तक उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्राइम रेट भी जीरो कर दिया, पॉपी ग्रोथ भी जीरो कर दी थी, हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे थे। वो अपनी जगह में थे कि क्या हुआ, लेकिन उसमें हमारी जो पॉलिसीज थी विज़-अ-वी अफगानिस्तान, पहले हमने 1979-80 में जो हम लोगों ने प्लान किया था फॉर अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, हम लोगों ने अपने सारे वो जहादी और सारी चीजें वहां करनी शुरू कर दी, और उसके बदले में एक बहुत बड़ी रकम हमारे मुल्क में आई थी। कहाँ गई, किसका कुछ नहीं पता कि किधर गई किधर नहीं गई। क्या वो मुल्क को मिली थी या वो इंडिविजुअल्स लेकर चले गए, यू नेवर नो, आई डोंट नो। बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है। उसके बाद हम लोगों ने वहां से एक पूरी फर्की करके टोटल चेंज कर दिया, फिर हम उनके खिलाफ हो गए। तो अब आप मुझे बताएं, आपके खिलाफ कोई एकदम हो जाए जिसने आप ही के लिए सब कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं। उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा जो उस जमाने में NWFP कहलाया जाता था, वो फ्रंट लाइन था, आज भी फ्रंट लाइन है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, दुनिया की दो सुपर पावर्स हैं। मतलब एक रशिया ने पहले वहां पर किया जो मामला आपके साथ जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, फिर अमेरिका ने वहां पे बमबारी की। अब पाकिस्तान के ऊपर तो सारा ये बड़ा इजी है कि ये सिंपैथीज हम माजी में भी देते रहे, अभी भी अगर देते रहेंगे, जो पाकिस्तान में हालात इसकी वजह से खराब हो रहे हैं, हम तो आज उसकी बात करेंगे ना। सर देखिए ना, मेरी बात सुने ना, मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। 1979-80 में हम लोगों ने प्लान किया कि हम अमेरिका के साथ मिलके ये जहाद लड़ेंगे। हम उस वक्त कह भी सकते थे कि यार हमारे इससे कोई लेना देने है, जो मर्जी आप लोगों ने कर लो, हम क्यों बीच में पड़े। हमारे अपने उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI जो थे, वो उस जमाने में वो इन सब चीजों का वो क्रेडिट लेते थे कि भाई ये हम लोग थे, और हमारी पॉलिसी थी कि एक डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, जो कि अगर आज देखा जाए वो हमें गले पड़ गई है। नंबर 2, फिर 2000 में भी जो हमारी पॉलिसी थी, अगेन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस जमाने के थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने ये कहा था और हमें कहते थे कि थोड़ा बोड़ा बना देंगे, तो इस वजह से हम अमेरिका के साथ जाएंगे। हालांकि हमारे बाकी सारे नेबर जितने भी लोग थे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द, सब ने कहा था कि वी आर विद यू बट वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। हम लोग वाहिद लोग थे जिन्होंने कहा वी विल पार्ट ऑफ दिस थिंग फॉर द सेक ऑफ आई डोंट नो पैसा या क्या चीज या गलत पॉलिसी व्हाटएवर, बट वी डिड समथिंग रॉन्ग, और उसको भी हम आज भुगत रहे हैं। चले गलतियां हुई, बिलाखिर हमारी कोशिशों से दोहा वाला जो पूरे मुज़ाकरात होते हैं, ये तालिबान दोबारा पावर में आ गए हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे चलना है सर, आगे की अभी बताएं। सर देखिए, आप आगे जरूर चले, लेकिन आपकी पॉलिसीज आपको हॉन्ट करती हैं, उनका
पता चलता है कि क्या क्या नहीं है। और ये भी अपनी जगह पे एक फैक्ट है कि अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को उस वक्त रिकग्नाइज नहीं किया था, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले तालिबान को एक्नॉलेज किया था। तो सारी चीजें हिस्ट्री को सामने रख के देखकर फिर आप आगे चलते हैं। अब आगे बात आ जाती है। अब मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी से पूछ लिया है, क्योंकि उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर साहब को कहा था मैं पूछ के बताता हूं। तो अब आई डोंट नो उन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा कि वो बताना है कि नहीं बताना, क्योंकि वो तो बेचारे उनका इंतजार कर रहे थे कि वो पूछ के बताएंगे कि यार आगे क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बेचारे तो शायद उनके इख्तियार में कुछ ऐसी चीजें हैं नहीं। अलबत्ता ये बहुत बुरी एक चीज है कि जब हम देखते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके एक और लीडर को जाके सबके सामने जाके कहते हैं मैं तुझे सलूट कर रहा हूं। यार आप उसकी तारीफ करनी है कर लो, सब कुछ कर लो। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स या ये लीडरशिप के नॉर्म्स के खिलाफ होते हैं कि आप कहना शुरू कर दो कि मैं आपको सलूट करूंगा, मैं ये करूंगा। बहुत सारी चीजें होती है आप नहीं करते हो। ये वो सारी चीजें होती है जो एज अ कौम आपको नीचे लेकर जाना शुरू कर देती है। वो कहते हैं कि यार ये लोग तो सिवाय खुशामद के और कुछ नहीं कर सकते। सो आप लोगों ने अपने एक ऑनर भी कायम रखना होता है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, मुझे एक बात बताएं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और मैं एज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मैं आके कहता हूं कि यार मैंने अपनी लीडरशिप से बात करनी है और मैंने जो मेरा प्लान है वो मैंने उनके साथ डिस्कस करना है। हमने देखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जिनको 2022 में इंस्टॉल किया गया था, वो अपनी पूरी काबीना के साथ लंदन चले गए थे और वहां पे एक उस वक्त के कन्विक्टेड बंदे के साथ बातचीत करने के लिए लंदन चले गए थे। तो यहाँ पे तो फिर अगर वही सारी चीजें, तो यहाँ पे तो फिर अडयाला जेल जाने की बात है। तो क्या प्रॉब्लम अगर उनको मिलने दे देते? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट इशू था तो व्हाई डिड दे नॉट अलाउ हिम टू मीट? ये तो उनका आईनी हक भी बनता है और ये वैसे भी करना चाहिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि सिचुएशन डिसॉल्व हो, सब कुछ हो, तो क्यों नहीं? मैं तो सवाल ये उठाऊंगा कि क्यों नहीं। अच्छा, नंबर 2, हम एज ए पाकिस्तान तरीके इंसाफ, देखिए मेरा और आपका एम, पाकिस्तान जो फेडरेशन है उनका एम है कि पीस हो। मैं एज अ सूबा, मेरा भी है कि पीस हो। लेकिन हम लोगों का तरीकेकार टुवर्ड्स पीस में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मैं इससे पूरी तरह 100% एग्री करता हूं कि हर वो उंगली, हर वो नजर जो पाकिस्तान के ऊपर उठेगी उसको काट देना चाहिए, उस आंख को फोड़ देना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहता हूं कि यार दैट इज द सेकेंडरी एक्शन, नॉट द प्राइमरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन है कि आप उनके साथ डिस्कशंस कर लो। क्यों? दुनिया की हिस्ट्री और पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री है कि जब भी हम लोगों ने ऑपरेशंस किए, जब भी किए, उनका खातिर खौफ फायदा नहीं हुआ इन द लॉन्ग रन। इसी तरीके दुनिया की हिस्ट्री में है कि जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स हुए हैं वो जंग से रिजॉल्व नहीं हुए, वो बातचीत से रिजॉल्व हुई। सर बातचीत तो काफी अरसे से कर रहे हैं, जिस तरह भी आपने बता दिया, बातचीत तो काफी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन साहब वो कहीं ना कहीं पावर दिखानी पड़ती है तो फिर जाके कोई बातचीत भी समझ आती है। वरना आपने इंडिया वाले मामले में देख लिया ना, पावर हमने दिखाई तो आज दुनिया भी बात कर रही है। अदरवाइज तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो रखा था और किस तरह ग्रे लिस्ट और बहुत सारे मामले, लंबी डिबेट है कि ये आइसोलेशन कितनी थी पाकिस्तान की। आपने बड़े अहम सवाल उठाया था, जवाब ना ले लें, ये उनकी नुमाइंदगी की बात है। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, सर एक मिनट मुझे 1 मिनट देते हैं। देखिए ये जो आपका है ना कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था, देखिए 2 तरीके होते हैं। या तो मैं खुददारी के तौर पे कहूंगा कि यार मेरी और तुम्हारे ताल्लुकात जो हैं वो इक्वल टर्म पे होंगे, चाहे तुम अमीर हो या गरीब हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि हाँ ठीक है, मैं खुशामद करने के बाद और नीचे झुक के और सलाम करने के बाद मैं कहूं कि यार अब ये सारे मुझसे खुश हो गए, दैट इज नॉट हाउ अ गुड नेशन इज रिस्पेक्टेड। समटाइम्स आपने अपनी बताना होता है कि यार आई एम सॉरी, आई डू नॉट एग्री विद योर दिस पॉइंट। हम लोग एब्सोल्युटली नॉट, यही हम आपको अपने अड्डे नहीं देंगे, हम क्लियर कर देंगे। ये यहाँ पे ना अभी आप जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, निहाल साहब को भी याद आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मलेशिया जा रहे थे, सऊदी अरेबिया गए थे, वहीं से वापस पाकिस्तान आ गए थे। तो बहुत सारी जगहों पे इस तरह भी माजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चले आगे बढ़ते हैं। निहाल साहब, ये पहले खदशात का इजहार किया जा रहा था, DGISPR ने बड़ी एक हार्ड प्रेशर भी की थी कि जो नए CM आ रहे हैं या वहाँ पर जो सारी तब्दीली थी उसके वही चीज़ें जो खदशात का इजहार था, चीज़ें उसी तरफ आगे बढ़ रही हैं कि एक अहम मीटिंग होती है और एक अहम सूबे का वज़ीर आला उसमें शिरकत नहीं करता। देखिए मैं समझता हूँ कि एक खमीर होती है, एक केमिस्ट्री होती है। जो PTI की खमीर और केमिस्ट्री है उसमें ये बात है कि हम पीसफुल
ये सर्व नहीं करना चाहते कॉन्स्टिट्यूशनली। मेरे भाई ने अभी कहा उनका आईनी हक है, कोई आईनी हक नहीं है जनाब। किसी कैदी से मिलने के लिए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट है, ये आपका आईनी हक नहीं है। आपका आईनी हक है कि आप सूबे को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी मईशत को, उसके लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोगों को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, उसकी तालीमी मेयार कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके एग्रीकल्चर ग्रोथ को। ये आपका मैंडेट है। वेयर इज इट हैज़ बीन रिटन दैट देयर इज़ ए मैंडेट के सीएम जाकर के किसी आदमी से मिले, ही इज़ ए कन्विक्टेड पर्सन। तो बात यह है, ये जो असेंबली है जिसने मुंतखब किया है वो रखते हैं ये मैंडेट कि वो आपको अपनी राय दें, वो अपने खिताब के दौरान या ज़ाती तौर पे आपको बताएं कि किस तरह से पार्लियामेंट को या असेंबली को चलाने के लिए वहाँ पे मेंबरान मौजूद हैं, उसके कैबिनेट बनाने के लिए वहाँ पे मेंबरान मौजूद हैं। आप उनसे पूछें, आपकी पार्टी का एक चेयरमैन मौजूद है, उससे जाके पूछें हाउ टू रन द अफेयर्स। आप एक बहाना बना रहे हैं कि नहीं जी हमने जाना है, और फिर जिस असलम साहब को भेजा, अगर कैबिनेट नहीं है तो इन व्हाट कैपेसिटी ही रिप्रेजेंटेड द केपी गवर्नमेंट। अगर आपको वही करना था तो आप किसी इलेक्टेड एमपीए को ही भेज देते, वो तो इलेक्टेड आदमी भी नहीं है। बात यह है कि आपकी अगर असेंबली है, वो जो 90 लोग हैं उनसे क्यों नहीं बात करते आप अपनी पार्टी से क्यों नहीं करते, वहां के आवाम से क्यों नहीं करते? अगर आपने बात करना है आपका जवाब है ना सर, जब प्रोटेस्ट लेकर आ रहे थे तो उस टाइम आप लोगों ने हेली भी दे दिया, मुलाकात भी करवा दी, जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं, जब अपनी जरूरत के तहत आप सारी चीजें आप भी करते रहे हैं। अब जब पूरी नेशन को रिक्वायर्ड है चीजें, उस टाइम आप लोगों ने भी हाथ पीछे खींच लिए। तो उस टाइम कौन सा आइन था, कौन सा कानून था जब आप लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकात, बल्कि अपना हेली देकर मुलाकात भी करवाई थी? और आप गंडापुर साहब का शिकवे रहे हैं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, उनके एक्ट के बारे में। वो तो मुलाकातें भी करते थे, मीटिंग्स में भी आते थे, तस्वीर भी बनाते थे, वफाकी वज़रा के साथ खड़े होकर प्रेशर भी कर लेते थे। लेकिन वन लेवल डाउन हो गई है पाकिस्तान तरीके साफ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में वफाक से रिलेटेड जो मामला थे उसमें ये कहीं ना कहीं गलती वफाक की भी है इसमें। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त अगर हमने मिलवाया, हेलीकॉप्टर से बुलवाया, तो उनका कोई जवाब था, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने रिटर्न ही कहा। जेल सुपरिटेंडेंट एक्ट पूरा मैकेनिज्म के तहत काम होता है। और आज के हालात डिफरेंट हैं, आपको कैबिनेट बनाना, यू आर ए न्यू इलेक्टेड सीएम और यू हैव टू मेंटेन ए कॉर्डियल रिलेशन विद द फेडरेशन। आपको वहां तो ये प्राइम मिनिस्टर उनको बता देते कि ये मैकेनिज्म जो है आप फॉलो कर लें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चले गए, चीफ जस्टिस को लेटर भी लिख दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर को भी डेफिनेटली कर सकते थे। देखिए, जो उनका आईनी हक है वो इस्तेमाल करें, हमने आईनी हक से नहीं रोका, मगर वो जो 4 करोड़ लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया, उनको कौन जवाब दे? ही इज नॉट आंसरेबल टू द एनी चेयरमैन और एक्स चेयरमैन और एनी कैदी। ये जवाब दे हैं अपने असेंबली को, ये जवाब दें अपने वोटर्स को, अपने जवाब दें अपने अवाम को, जिसने ना भी वोट दिया हो, वहां पे खैबर में रहता हो, खैबर पख्तूनख्वा में जिसके बच्चे मारे गए उसको जवाब दें, जो भूखे हैं उनको जवाब दें, हर तालिब इल्म को जवाब दें, हर मरीज को जवाब दें, हर किसान को जवाब दें, हर सनतकार को जवाब दें कि तबाही क्यों हो रही है उनके सूबे में। उनको जवाबदेह होना पड़ता है अपने असेंबली के अंदर। जवाबदेह वो चेयरमैन एक्स को नहीं होते हैं या किसी कैदी को नहीं होते हैं, अपने अल्लाह के बाद, अपने ज़मीर के बाद अपने लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है। वो लोगों के पास तो जाते नहीं है, ये कोई बादशाह तो नहीं है, कोई आमरियत तो नहीं है कि यू विल जिनको आप चेयरमैन एक्ट कह रहे हैं, उनके एक हुक्म पर एक सीएम रिजाइन कर गया, उनके एक हुक्म पर एक सीएम वहां पर जो है नया नो मुंतखब भी हो गया, तो डेफिनेटली उससे तो फिर उसी लीडर की जानिब देखना है जिनकी वजह से उनको वज़ारत आला मिली है। जी आसमा साहब आप ऐड कीजिएगा। जी सॉरी निहाल साहब, मैं इधर एक बात की तरफ आपकी तवज्जो चाह रही हूँ कि आज ये जो बॉर्डर पार से जो बातें आ रही हैं कि वो यानी हमारे बॉर्डर को तस्लीम नहीं कर रहे, वो ड्यूरन लाइन को नहीं तस्लीम कर रहे, वो एक ओपन बॉर्डर ये जो उसको तस्वुर किए जा रहे हैं, ये एक छोटी बात नहीं है। और इस हालात में अगर चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह गैर ज़िम्मेवारी का मुजाहिरा करें जो इनके ऊपर पूरे सूबे की ज़िम्मेवारी है, और वो मरकज़ के साथ नहीं बैठते, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ नहीं बैठते, और बॉर्डर पार से वो हिंदुस्तान में बैठ के और दुनिया में बैठ के, क्योंकि आज उनकी एक प्रॉपर गवर्नमेंट है
अंदर अगर उनकी ग्रुप है या जो भी है, या वो अगर वीक गवर्नमेंट है तो वो उनका मामला है, लेकिन आपको सिग्नल वो ये दे रहे हैं कि हम आपका बॉर्डर तस्लीम नहीं कर रहे, जो हज़ारों मील बड़ा बॉर्डर है, और हम वो आपके ऊपर दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अंदर टेरिटरी भी हमारे मतलब हमारा हिस्सा है। वो इस तरह की बातें अफगानिस्तान से सिग्नल हो कि पाकिस्तान में आसमा साहब, वो आप पाकिस्तान का बॉर्डर तस्लीम नहीं कर रहे और आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे, ये भी तो ज्यादती है ना। क्या हो जाता अगर मुलाकात हो जाती, गाइडलाइन ले लेते हैं? हम मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं, हम मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं। पीपल पार्टी के गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर से लिया है, उनसे ओथ लिया है, लेकिन हम उनको कह रहे हैं कि खुदारा इस वक्त आप सूबे को देखें। सूबे में सिर्फ आपकी आवाम नहीं है, सूबे में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया या नहीं दिया। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सूबे के लिए सबसे पहले लाहे अमल पेश करें। आप सूबे के जिम्मेवार हैं। एक बच्चा, एक जवान, एक फौजी, एक सिपाही शहीद होता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर ऐसे शहर है जहाँ पर रेट ऑफ द गवर्नमेंट खराब है, मैं उन शहरों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इधर केपी में आज ये हालात हैं। क्या ये जिम्मेवारी सिर्फ हमारी अफवाज की है? ये सिर्फ हमारे अफवाज के, हमारे मेजर और कर्नल हमारे बॉर्डर पे शहीद हो रहे, या क्या उनकी जिम्मेवारी है? तो उनकी जिम्मेवारी है, तो फिर सिविल गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर पार्लियामानी निज़ाम क्या कर रहा है, फिर ये इलेक्शन के चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना क्या कर रही है? आप मुझे बताएं। फिर उनके मातहत जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम तो मानते हैं कि फौज जाने दे रही है बॉर्डर पे, आप वो कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ फौज का काम है? क्या ये जो 90 मेंबरान पे कल चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्ट हुए हैं, उनकी क्या ड्यूटी है? वो सूबे को बताएं, हम आवाम को बताएं, हम KPK के आवाम को बताएं। ठीक है, ये जो सवाल आपने उठाए हैं हमारे साहब से इनका जवाब ले लेते हैं। एक तो देखिए गवर्नेंस के ऊपर एक उंगली उठ रही है, DGISTR ने प्रेशर की थी और इंतजामी जो मामला है उस पर कहने के एक चार्जशीट थी पूरी, उनकी जो प्रेशर थी। और सेकेंडली ये भी बता दें कि बानी PTI का एक मैसेज, उनका एक बयान बाहर आया है। आसमा साहब जवाब लेने से जवाब लेने दीजिएगा एक मिनट। साहब जंग लड़ रहे हैं, दो हम मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप इस वक्त अपनी पार्टी की बात नहीं कर सकते। जवाब लेने दीजिएगा हमायूं साहब, पाकिस्तान की बात करेंगे। हमायूं साहब, इसमें एक ये भी ऐड कर लें कि बानी PTI कहते हैं कि उनको जेल से बाहर लेकर आया जाए, और कौन सा जादू का चिराग है उनके पास ऐसा कि इतनी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे सूरत हाल है, वो पाकिस्तान के वजूद को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे थे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, कैसे होंगी सारी? देखिए, ऐसा होता है, ये जितने भी जो टॉक्स होती है ना, ये उनके दरमियान में होती है जो एक दूसरे का वजूद नहीं मानते। उसके बावजूद जब टॉक्स होती है, और टॉक्स तब होती है जब थोड़ी सी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट ना हो। जब आप ट्रस्ट करते हैं किसी बंदे के ऊपर कि हाँ यार ये बंदा जो है ये नियतन साफ है और ये सही फैसले करेगा, तो फिर आप उसके साथ थोड़ा सा आगे चलने को तैयार होते हैं। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि DGISPR साहब, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, आप क्यों प्री माइंडसेट के लिहाज से आप एक शख्स के ऊपर ये कह देते कि यार ये बंदा जो है गलत होगा। नंबर 2, देखिए आप जब हम बात तो बंदे ने आगे प्रूव भी कर दिया, पहली मीटिंग हो रही है हाई लेवल की, उसमें शिरकत नहीं की। एक मिनट है ना भाईजान, मुझे बात कर लेने दे। अभी निहाल आजमी साहब ने टिट फॉर टाइट कह दिया था, वो टिट फॉर टैट होता है। लेकिन एक और चीज है, देखिए जब आप कहते हैं ना कि आपका आईनी हक नहीं है, ये कानूनन ये मेरा हक है कि मैं हफ्ते में 2 दिन जो भी किसी किस्म का भी कन्विक्टेड आदमी है, जिस लिहाज से हो, आप चाहे वो पॉलिटिकली कन्विक्टेड क्यों ना हो, जैसे भी हो, मेरा ये हक बनता है कि मैं उससे जाके मिलूं। उसका ये हक बनता है कि वो 2 हफ्ते में 2 दिन में ऐसे हैं कि जहां पे उनके पास लोग आके मिले, आप उनको नहीं मिलने दे रहे। वो क्यों नहीं मिलने दे रहे? देखिए, अगर मैंने किसी चीज को सुलझाना है तो मैं ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बीच में नहीं लाऊंगा। अगर मैंने चीज को सुलझाना नहीं है और मैंने चीज को जानबूझ के उलझाना है, तो मैं ये रोड़े बीच में अटकाऊंगा। मेरी नजर में ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी बदनीयती है इस फेडरल हुकूमत की। आपने देखा है जिस
जिस फेडरल मिनिस्टर की आपने शुरू में हमें बात बताई थी, उस फेडरल मिनिस्टर के मुंह पे कितना जोर का तमाचा पड़ा था। चले ये मुझे शो क्लोज करना है मुझे। अभी जो आपने बात की, सबसे बड़ी बात ये, जो भी आपने सारी बातें की हैं, ये आप लोगों के एंड से भी होनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से भी होनी चाहिए, हुकूमत के एंड पे तो वफाकी हुकूमत को भी करना चाहिए। एक संगीन सूरत हाल है वहाँ पर, फोर्सेस वहाँ पर जवाने जो अपनी जानें हैं वो दे रही है, सिविलियन आबादी जो है वो डैमेज हो रही है। तो एक कह लें कि यकजा होकर एक मुस्तकिल पॉलिसी इस टाइम बनाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।